वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मेडिकल टेस्ट को पूरी सलाहियत के साथ किए जाने की हिदायत दी। कहा, रियासत में 85,000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट और 45,000 RT-PCR टेस्ट किए जाएंगे मुकम्मल। रियासत में घाघरा, गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। रियासती सरकार सैलाब से मुतासिर लोगों तक पहुंचा रही है इमदाद। वजीर आजम स्ट्रीट वेंडर खुद मुनहसर स्कीम से छोटे दुकानदारों को मिला फायदा। वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम और हिफाजती बीमा स्कीम से भी वबा के दौर में मिले लोगों को राहत। नई तालीमी पॉलिसी में 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक 100% नामजदगी का निशाना मुकर्रर किया गया। ड्रॉप आउट हुए 2 करोड़ से ज्यादा तुलबा को फिर से पहुंचाया जाएगा स्कूल। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल टेस्टिंग के काम को पूरी सलाहियत से किए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रियासत में रोजाना 85,000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट और 45,000 से ज्यादा RT-PCR टेस्ट जरूर किए जाएं। इसके अलावा टूनेट मशीन के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर बुलाई गई एक आला सतही मीटिंग में ऑनलाइन बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने जिला कानपुर शहर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया में खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत दी। बलिया में खुसूसी एहतियात बरतने और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए मुताल्लिका सरगर्मियों को ठीक ढंग से चलाने में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का अहम किरदार है। वजीर आला ने कोविड अस्पताल में बेड की तादाद में इजाफा करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों की तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने रखा जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ बाज़ाब्ता तौर पर राउंड करें। इलाज की तकनीकी स्टाफ में जरूरत के मुताबिक इजाफा किया जाए। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के दरमियान भारत की सूरत हाल बेहतर है। कोरोना को लेकर सरकार ने एहतियातन कई बड़े कदम पहले से ही उठाना शुरू कर दिए थे। हाथरस में कोविड L02 की सहूलियात यहां दी जाएगी। कोविड-19 वबा के L2 के संगीन मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर की जरूरत होती है। अब ऐसे मरीजों को अलीगढ़ या आगरा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोविड-19 के L2 मरीजों के लिए टीबी अस्पताल को L2 अस्पताल बनाया जा रहा है। यहां पर सरकार की तरफ से आए वेंटिलेटर सीट पर लगाए जा चुके हैं। यहां जल्दी L2 के मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर ब्रजेश राठौर ने बताया कि सरकार का मंशा है कि हर जिले में कोरोना से जारी इस लड़ाई के खिलाफ एक कोविड L2 बनाया जाए। इसके मुताबिक टीबी अस्पताल का इंतखाब किया जाए। शासन की मंशा का अनुरूप कि एक L2 हर जनपद में होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने टीबी चिकित्सालय को चुना है और इसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग पूरा कर लिया है। कुछ और बाकी सब प्रक्रिया रहते हैं। मानव संसाधन पूरा डॉक्टर्स, फिजिशियन इत्यादि जनपद में उपलब्ध होते हैं, इसको चालू कर दिया जाएगा। कोरोना जिले में सरजू नदी की आबी सतह इन दिनों खतरे के निशान से तकरीबन 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से तराई इलाकों में सैलाब का कहर आ गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर खुली जगह पर रहने को मजबूर हैं। जिले के रुदौली इंतखाबी हलके के करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो तराई इलाके में होने की वजह से सैलाब की चपेट में आ गए हैं। महंगू का पुरवा, सलीमपुर, सल्लाहपुर, नूरगंज खेती, सलरपुर खेती, अबूपुर खेती, मजेना और सराय नासिर गांव के तकरीबन 732 कुंबे इन दिनों सैलाब की मुसीबत झेल रहे हैं। सड़कों पर भी पानी भर जाने से नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जिला इंतजामिया के जरिए मुंतखबा मकामात पर सैलाब राहत कैंपों का इनेकाद किया गया है और सैलाब से मुतासिर लोगों को राशन के साथ साथ जानवरों के लिए चारा भी मुहैया कराया गया है। अरे साहब स्थिति बहुत गड़बड़ है। वहाँ पानी भरा है द्वारे मुहारे, फसल पूरी नष्ट हो गई। फसल में कुछ नहीं। तो कैसे खर्च चलेगा? अरे अब खर्च साहब ऐसे चला था, मजदूरी करके कोनो तरीके से मान लो अपन परिवार जिलावा जाता। सरकार से वही मदद मिल रही है। यहाँ आलू और चावल, आटा, यही सब दियत है। भैया का समस्या, सब पानी भरा है, जनता लोग वहू पार पानी यहू पार पानी, बीच में मान डूब रहे हैं।
गल्ला पानी हो नहीं रहा तो जन मंजूर दर हम मने सब ऐसे करत खात हैं का कर। राशन का 10 किलो है दे दिए थे भैया गल्ला 5 किलो 10 किलो चावल रहा 10 किलो आटा 5 किलो आलू 2 किलो हरी दाल। प्रयागराज में गंगा और यमुना की आबी सतह में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 33.34 सेंटीमीटर का इजाफा दर्ज किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते से उत्तराखंड में हो रही बारिश और कानपुर बैराज से इस मौसम में सबसे ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से पानी की सतह में ये इजाफा हुआ है। पानी की सतह में इजाफे के साथ दोनों नदियों के बहाव का रुख भी बदल रहा है। बहाव बदलने से संगम की जगह एक हफ्ते में 2 बार बदली है। आज गंगा का जो जल स्तर फाफामाऊ में है वो 79.42 मीटर और नैनी में यमुना जी का जो जल स्तर है 77.60 मीटर है। इन हालातों को देखते हुए प्रशासन और टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और टीम इन इलाकों में जो बाढ़ संभावित क्षेत्र इस तहसीलों में आते हैं, जो सदर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है प्रयागराज का, तो जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं टीम उनका दौरा कर रही है, निरीक्षण कर रही है और लोगों के बीच में जाकर जागरूकता के अभियान भी चला रही है। जिस तरह आप देख रहे हैं भारतवर्ष में पहाड़ी एरिया में भारी बारिश हुआ है, उसके कारण प्रयागराज में भी संगम पर जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और जल स्तर बढ़ने से यहाँ के तीर्थपुरोहित घाटिया और निषाद समाज को थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग संगम पे अपना घाट छत्र छाया बनाए हुए थे वो अपना समेट कर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और प्रशासन से शासन से यही उम्मीद करते हैं कि कोई दुर्घटना न घटे, उसके वजह से संगम क्षेत्र में चुस्त प्रशासन अपना कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से बुंदेलखंड की डैम नदी तुगयानी पर है, जिससे झांसी जिले के अपरछा थाने के तहत गेंदा कहुला गांव में 3 लोग बेतवा नदी के दरमियान फंस गए थे, जिससे वहां हलचल मच गई। इत्तला मिलते ही थाने की पुलिस और अफसरान मौके पर पहुंच गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें नदी से निकाल लिया गया। झांसी जिले के अपरछा थाना इलाके में रहने वाले ये लोग मछली पकड़ने गए थे, जहां वो बेतवा नदी के दरमियान वाक़ एक टापू पर पहुंच गए। इस दरमियान बेतवा नदी की आबी सतह बढ़ गई और तीनों लोग नदी में फंस गए। सुबह मकामी लोगों को खबर मिलने पर इसकी इत्तला थाने को दी गई, जिस पर थाने की पुलिस और आला अफसरान मौके पर पहुंच गए और राहत काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद तीनों माहीगीर बखैरियत नदी से बाहर निकाल लिए गए। यहाँ पे जो है लोग कल बता रहे हैं कि जो सूचना अभी मुझे मिली 10:30 बजे लगभग हम लोग सूचना मिली कि 3 लोग टापू पे फंस गए हैं और जब पूरी तरह से तहकीकात किया गया कौन लोग हैं तब पता चला ये मछुआरे लोग हैं जो मछली मारने के वहाँ पे गए थे। और चूँकि सबको पहले सूचना दी गई पेपर के माध्यम से डुग्गी पिटवा के सबको बताया गया है कि 3-4 दिन पहले ही सबको बताया जा रहा है, लगातार भी बताया जा रहा है अनाउंस करके सब तरीके से हर माध्यम से कि नदी इसमें बढ़ रही है और कभी बारिश हो सकती है, कभी पानी आ सकता है और पानी लगातार ऊपर से छोड़ा जा रहा है और पानी बढ़ेगा इसमें। फिर भी ये लोग नहीं माने और नदी में गए हैं, तो उसके कारण जिसके कारण ये दिक्कत आई है कि पानी आ गया और ये लोग चूँकि इन्होंने जैसे बताया कि हम लोग रात में 4 गए थे शाम को और मछली मारा और वहीं सो गए रात में और सुबह उठे तो ये बताया सुबह उठे तो हमें पता चला कि पानी ज़्यादा भर गया है। हाँ, इनको चूँकि जो एक्सपर्ट हमारे गोताखोर जो पहले चिन्हित थे वो लोग नाव लेके गए थे और इनके भी साथी हैं वो लोग, तो इधर से एरस से नाव लेके गए तो इनको उस पर बैठा के चूँकि एक्सपर्ट हैं वो लोग तो उसको रेस्क्यू किया गया इसमें। वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रीट वेंडर्स खुद मुनहसिर स्कीम से सुल्तानपुर के 3,856 स्ट्रीट वेंडर्स को खुद मुनहसिर बनाने की स्कीम शुरू कर दी गई है। नगर पालिका सुल्तानपुर, नगर पंचायत कादीपुर, कोयरीपुर और दोस्तपुर में स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का कर्ज दिया जा रहा है। जिला शहरी तरक्याती एजेंसी के प्रोजेक्ट अफसर सुनीता सिंह ने बताया कि सरकार की हिदायत पर रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स के जरिए दरख्वास्तें ली जा रही हैं, जिसके बाद दरख्वास्त देने वालों को मुताल्लिका बैंकों से जल्द ही 10,000 रुपए का कर्ज 1 साल की मुद्दत के लिए दिया जाएगा। इस रकम की सूद पर 7% सब्सिडी भी दी जाएगी। सुनीता सिंह ने बताया कि मरकजी सरकार की हिदायत पर मुकर्रर किए गए निशाने को 100% पूरा किया जाना है। जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना आई है, इसके तहत जो लॉकडाउन हुआ कोविड-19 को लेकर के, तो जो भी हमारे फुटपाथ पे ठेला लगाने वाले थे, सब्जी बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, जूस बना रहे थे, चाय बना रहे थे, लॉकडाउन की वजह से जो उनकी पूंजी थी वो टूट चुकी है।
पूंजी टूट जाने की वजह से आज वो अपने को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं और अभी निर्भर नहीं हो पा रहे कि स्वतः वो ठेले का उपयोग कर पाए, ठेला लगा पाए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की कि क्यों न उनको एक मुश्त 10,000 रुपया मुहैया कराया जाए, जिससे उनकी एक छोटी पूंजी अपनी हो जाए और फिर वो अपने काम को सुचारू रूप से कर पाए। इसके लिए ही ये प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके तहत 10,000 रुपये का एक मुश्त किस्त, वो किस्तों में नहीं जाएगा, पूरा 10,000 रुपया एक साथ उनके खाते में मिल जाएगा। चल रहा था तो हम लोगों को राशन मिला, आवास मिला है, राशन मिला है और ये सर्टिफिकेट दुकान के लिए दे रहे हैं और कुछ पैसा भी मिल रहा है, 1,000 रुपये महीना मिलता है। हाँ, और अब ये पैसा मिलने जा रहा है, अपना धंधा करेंगे ठेला लगा के जी। और प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। पत्र से प्रमाण पत्र से व्यवसाय करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है 10,000 रुपये प्रति माह देने, जो भी 10,000 उन्होंने दिया है हम लोगों को व्यवसाय करने के लिए जी, हमको प्राप्त हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ के जरिए डिविजनल रेलवे मैनेजर डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री की क़यादत में आफात में मौक़े के मौजू पर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने बताया कि आफात में मौके के तहत रेलवे के जरिए रेल ट्रैक की मरम्मत के काम और बचे हुए तामीराती काम किए गए। कोरोना के दौर में मुसाफिर ट्रेनों की नकलो हमल बंद होने की वजह से रेलवे की होने वाली आमदनी की तलाफी माल भाड़े और दीगर मुद्दों पर तवज्जो देकर की गई। अनलॉक में मुसाफिर ट्रेनों में मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ट्रेनों की तादाद बढ़ाने के लिए मुनासिब कदम उठाए जा रहे हैं। कि हम लोगों का जो मेन मकसद तो यही रहता है कि टिकट ऑन डिमांड रहे, जैसे ही कोई यात्री टिकट खरीदना चाहे तो उसे कंफर्म टिकट मिले। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां हैं, सिर्फ कंफर्म टिकट के साथ ही कोई भी पैसेंजर ट्रैवल कर सकता है। वेटिंग लिस्ट टिकट अगर है तो वो यात्रा नहीं कर सकता है। भीड़ बढ़ रही है, पहले शुरू में भीड़ इतनी नहीं थी, ट्रेनें पूरी भरी हुई भी नहीं। मथुरा जिले के गरीब आवाम को वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम से मदद मिली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खवातीन को उनके खातों में 500 रुपए दिए गए, जिससे उनके घरेलू खर्च में बहुत सहारा मिला है। इसी खाते के तहत हासिल स्कीम वजीर आजम जीवन ज्योति बीमा स्कीम के तहत कई लोगों को 2-2 लाख रुपए मिले, उन्हें बड़ा सहारा मिला है। फायदा हासिल करने वाली हरवती के शौहर गंगाराम, जो नंदगांव बरसाना के बाशिंदे हैं, ने बताया कि मेरी अहलिया ने वजीर आजम जनधन का खाता खुलवाया था। मेरी अहलिया की बीमारी से मौत हो गई, मैंने दरख्वास्त दी और मुझे इस स्कीम के तहत 2 लाख रुपए का फायदा मिला। उन्होंने इसके लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। मैंने जीवन ज्योति बीमा करवाया था, मेरे हस्बैंड ने, उनकी डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद मैं उनकी नॉमिनी रही हूँ, मुझे उसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमें राशन मिलो, निःशुल्क राशन में चावल और चना और राशन के सब मिलो हमें। मैंने अपनी वाइफ का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का इंश्योरेंस करा रखा था और वो बीमार हो गई थी और बीमार होने के बाद जो है उनका बीमा जो है पास हो गया और बहुत सरलता से हो गया और हमें उसका बहुत लाभ मिला है। छोटे किसान हैं हम। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी जन समुदाय से कहता हूं कि इस योजना का लाभ उठाएं। अभी कुछ समय पहले जीवन ज्योति बीमा करा के गई थी और उनके बीमारी के कारण डेथ हो गई और उनके परिवार के नॉमिनी को 2 लाख का चेक प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया है। आम आदमी की जिंदगी की हिफाजत और उसके मुस्तकबिल को देखते हुए शुरू की गई वजीर आजम हिफाजती बीमा स्कीम के तहत बीमा कराकर लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा काजीपुर महाराजगंज के रहने वाले आंझानी मान सिंह पटेल की वफात साल भर पहले सड़क हादसे में हो गई थी। मान सिंह पटेल ने अपना खाता भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाया था
और बैंक के जरिए वजीर-ए-आज़म सुरक्षा बीमा योजना का बीमा करवाया था। आंझानी मान सिंह पटेल की वालदा शांति देवी ने बताया कि हमारे लड़के की एक सड़क हादसे के दौरान वफात हो गई। मौत के बाद बैंक के जरिए सुरक्षा बीमा स्कीम के बारे में हमारे कुनबे को बताया गया। बैंक ने हमें जरूरी कार्रवाई करके 2 लाख रुपए मौत के दावे की शक्ल में दिए, जिससे हमें लड़के के न होने पर बुढ़ापे में बड़ी मदद मिली है। इस पैसे से हमने अपना जरूरी कामकाज और इलाज कराया। उसमें से अपन पैसा लाया है, पैसा अपन घर में जमा रहना, अपन थोड़ा बड़ा मदद किया इधर उधर, और अपने रखे पास में कुछ, और वहाँ से कुछ कटा पैसा। सर 2 लाख रुपया मेरा मिला, आपके मदद है, बहुत धन्यवाद है आपके। अब सब जने के हमका मिला सर। सरकार का प्रयास तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। सरकार जो ये नियम जो बीमा योजना के अंतर्गत जो ये सरकार योजना चला रही है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा हितकारी है। और सर हमको स्वयं इसका लाभ मिला तो हम इससे जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इसलिए हम सरकार का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम किसी भी प्रकार का किसी ने कोई मांग नहीं किया। हमको मालूम पड़ा कि हमारे भाई साहब का भारतीय स्टेट बैंक गवर्नमेंट के खाते में खाता है, जिसके तहत उन्होंने एक बीमा कराया हुआ है सर, और 12 रुपया हर 6 महीने में उनका कटता है। बैंक कर्मियों ने ही सर इसकी हमको जानकारी दी, तो हम बैंक कर्मियों के साथ मिलकर के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे भाई साहब के मृतक होने के हमने बैंक में साहब जमा करा दिए। बैंक वालों ने हमारी पूरी मदद की, जिसके तहत हमारी माताजी नॉमिनी थी सर, उनके अकाउंट में हमको 2 लाख रुपए का लाभ मिला। सरकार के जरिए चलाई जा रही किसान एजाजी स्कीम के तहत मिलने वाली 2-2 हज़ार रुपए की इमदादी रकम छोटे किसानों के लिए नेमत साबित हो रही है। सोनभद्र जिले के पसमानदा इलाकों में छोटे किसान इस स्कीम का फायदा उठाकर बहुत खुश हैं। किसानों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के जरिए पैदावार को दुगना करने का जो मंशा था वो इस मदद से पूरा होता नजर आ रहा है। किसानों ने बताया कि इस पैसे से खेतों की जुताई से लेकर वक्त से खाद बीज की फराहमी तक काफी मदद मिली है। अरे सर बहुत सा हम लोग के तो फायदा भल। ऐसा टाइम पर आल के बीज बेंगा जोताई कोड़ाई के माध्यम में हम लोग बहुत ऐसा खुशहाल भाई। ऐसे ऐसे बार बार धन्यवाद रहे कि मोदी जी बार बार आगे बढ़ाएं और हम लोग का ही गरीब बनकर अच्छा करते जाएं। हमने सबसे ज़्यादा पैसे का उपयोग किया बीज के लिए। उस पैसे को इसीलिए रखते थे कि कम से कम जो नई बीज आए तो हम नगद पैसा रहेगा तो दे के हम नई बीज प्राप्त कर लेंगे। यदि पैसा न रहता तो समय से खाद न मिल पाती, वो बिचौलिए के पास हमें जाना पड़ता। हम यदि पैसा है तो हम समय से खाद ले आ रहे हैं और हम अपने खेती में उसका उपयोग कर ले रहे हैं। यह पैसा मिल जाने से हम जो खेती में परेशानी महसूस करते थे तो हमको एक बहुत बड़ा सहारा हो गया उससे। फायदा ही भल के जब हमके मिल गया तो हमारा खेत जोताएगा ट्रैक्टर से, और उसे खाद बीज ले ही बोले हैं। खाली खाद बीज जोताई कोड़ाई यह बेगा भतई। अब पैसा न रहा तो फिर नारायण खबर ले करतन जेकरे आसरे भाई। जो खवातीन घरेलू जिंदगी तक महदूद थीं, अब वो महीने में 5 से 7 हज़ार रुपए कमाकर कुनबे की बैसाखी बन गई हैं। कौमी दही गुजर बसर मिशन के तहत फतेहपुर जिले के हजारों खवातीन खुद इमदादी ग्रुप के जरिए बेसिक स्कूलों के बच्चों की ड्रेस तैयार करने में जुटी हैं, जो कोरोना के इस मुसीबत के दौर में न सिर्फ अपना बल्कि अपने कुनबे की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। जिले के स्कूलों में दर्ज 2.5 लाख तलबा और तालिबात की ड्रेस की फराहमी का काम इस बार सरकार ने ठेकेदारों को न देकर खुद इमदादी ग्रुपों को दिया है, जिससे गांव की खवातीन आमदनी करके खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मदद मिले। मिल रहा है। जो गरीब से गरीब समूह में
मतलब जुड़ी हुई हैं उन सब लोगों को मतलब रोजगार मिल रहा है सर। ये सिलाई की वजह से उन लोगों को मतलब परिवार में सब लोगों को सुविधाएं हो रही हैं, इसलिए हम लोगों को मतलब समूह से काम इतना सलवार कुर्ते के 70 रुपये हैं और इसका टॉप के 75 रुपये मिल रहा है। इसलिए समूह की जो ये समूह द्वारा हम लोगों को मिला। अभी तक तो हम जब तक समूह से नहीं जुड़े हुए थे सर, तो हम लोग मतलब ये सोचते थे कैसे घर का खर्चा चलेगा कैसे नहीं चलेगा। जब से हम समूह से जुड़े हुए हैं सर, जब से हम लोगों को मतलब खर्चा चल रहा है और ये सिलाई के माध्यम से, और जो और रोजगार मिल रहे हैं सर उसमें भी हम लोगों को लाभ मिल रहा है। मतलब लॉकडाउन होने के दौरान पे सारा काम धंधा सब बंद हो गया था, तो हम लोग बड़े परेशान थे। लेकिन नई कौमी तालीमी पॉलिसी में 2020 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक 100% मजमूई नामजदगी तनासुब का निशाना तय किया गया है। इसके तहत उन 2 करोड़ तलबा को वापस स्कूल पहुंचाने की बात कही गई है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इसके लिए स्कूलों की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, सरकारी स्कूलों की तालीम में बेहतरी लाने और स्कूली निसाब को ज्यादा दिलचस्प बनाने की बात तालीमी पॉलिसी में कही गई है। पेश है एक रिपोर्ट। धीरे धीरे कम होता जाता है। कक्षा 6 से 8 में सकल नामांकन अनुपात जहां 91% है, वहीं कक्षा 9 और 10 में ये महज 79.3% और कक्षा 11 और 12 में 56.5% है। यानी कक्षा 5 के बाद और खासकर कक्षा 8 के बाद काफी तादाद में बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले यानी ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या देश में करीब 2 करोड़ है, जिन्हें नई शिक्षा नीति के तहत जल्द से जल्द वापस स्कूल पहुंचाने की बात कही गई है। 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को समग्र शिक्षा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समेकित प्रयास किए जाएंगे। ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल पहुंचाने और बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकने के मकसद से 2 महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात शिक्षा नीति में कही गई है। इनमें पहला है स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के साथ साथ हर स्तर पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि देश में सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से बहाल की जाएगी, जिसके लिए वर्तमान स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और जिन इलाकों में स्कूल नहीं है वहां अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल आने जाने के सुरक्षित साधन और बच्चों खासकर लड़कियों को छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिल सके। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और अन्य किसी कारणवश स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल सोसाइटी की मदद से वैकल्पिक और इनोवेटिव शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ड्रॉप आउट छात्रों को वापस स्कूल पहुंचाने के लिए दूसरा जरूरी कदम होगा इन छात्रों की ट्रैकिंग करना और इनके सीखने के स्तर पर लगातार नजर रखना। इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी छात्र लगातार स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं और वो बाकी बच्चों से पढ़ाई में पीछे नहीं है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने और बच्चों की काशी में आज डोम राजा की वफात पर वजीर आला ने रंजो गम का इजहार करते हुए कहा है कि 2019 के लोकसभा इंतखाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम की तजवीज़ पेश करने वाले डोम राजा जगदीश चौधरी की वफात हो गई है। हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। डोम राजा सिर्फ बनारस के लिए ही नहीं बल्कि रूहानी उमूर के लिए भी अहमियत रखते हैं। हिंदू मजहब में छुआछूत को खत्म करने के मकसद से महंत अवैधनाथ ने डोम राजा के घर खाने की शुरुआत की थी। बलिया में दोशंबे को रात निजी चैनल के एक सहाफी रत्न सिंह के कत्ल के मामले में फेफना थाने के इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल रात 8 बजे घर से सहाफी को मुखालिफ लोग बुलाकर ले गए थे और वहां मौजूद लोगों ने लाठी, डंडे और रिवॉल्वर से सहाफी पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वजीर आला ने सहाफी के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है और कुनबे को 10 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। साथ ही जुर्म में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। दिनांक
24/8/2020 को थाना फेफना जनपद बलिया अंतर्गत रतन सिंह, जो कि एक पेशे से पत्रकार हैं, कि उनके पटीदारों द्वारा लाठी डंडे और गोली मारकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत करते हुए, जिसमें कि 10 लोग नामजद थे, त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना का निरीक्षण कर लिया गया है। पुलिस महानिदेशक द्वारा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं और पूर्व में घटना में प्रभावी कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने के कारण प्रभारी निरीक्षक फेफना को निलंबित करने के निर्देश डीजी साहब ने दिए हैं। रियासत के एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर जनरल कानून और बंदोबस्त प्रशांत कुमार ने बताया है कि मुल्क में दीगर रियासतों के मुकाबले में रियासत में जराइम की तादाद में कमी आई है। उन्होंने बताया कि LCRB के मुताबिक मुल्क की 28 रियासतों और 9 मरकज़ की ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में उत्तर प्रदेश डकैती में 33वें, लूट में 20वें, कत्ल में 26वें और कत्ल की कोशिश में 21वें, असमत दरी के मामले में 24वें, पॉक्सको में 23वें और ख़वातीन से मुताल्लिक़ जराइम में 15वें मकाम पर है। उन्होंने बताया कि रियासत में होने वाले सभी वाक़यात पर फौरी कार्रवाई की जाती है। और राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के हिसाब से जिन्होंने 28 राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों, कुल 37 प्रदेशों का जो कंपैरिजन किया है, उसमें जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न क्राइम की स्थिति निम्नवत है। जैसे डकैती में 37 प्रदेशों में से हमारा रैंक 31वां है। लूट में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 20वां है। हत्या में 26वां है। हत्या के प्रयास में 21वां है। बलात्कार में 24वां है। शील भंग में 14वां है। पॉस्को एक्ट में 23वां है। महिला संबंधी अपराधों में 15वां है तथा कुल भादावी में 24वां है। इसका मतलब ये हुआ कि डकैती में 31वें स्थान से तात्पर्य यह है कि देश में 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में डकैती की क्राइम रेट उत्तर प्रदेश से अधिक है। इसी प्रकार लूट में 22 या 20वें स्थान का तात्पर्य यह है कि देश में 19 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लूट का क्राइम रेट उत्तर प्रदेश से अधिक है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मेडिकल टेस्ट को पूरी सलाहियत के साथ किए जाने की हिदायत दी। कहा, रियासत में 85,000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट और 45,000 RT-PCR टेस्ट किए जाएंगे मुकम्मल। रियासत में घाघरा, गंगा और यमुना नदी के खतरियों के निशान से ऊपर बह रही हैं। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। रियासती सरकार सैलाब से मुतासर लोगों तक पहुंचा रही है इमदाद। वज़ीर आज़म स्ट्रीट वेंडर खुद मुनहज़िर स्कीम से छोटे दुकानदारों को मिला फायदा। वज़ीर आज़म गरीब बहबूद स्कीम और हिफाजती बीमा स्कीम से भी वबा के दौर में मिली लोगों को राहत। और नई तालीमी पॉलिसी में 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक 100% नामजदगी का निशाना मुकर्रर किया गया। ड्रॉप आउट हुए 2 करोड़ से ज्यादा तलबा को फिर से पहुंचाया जाएगा स्कूल। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।